Okay, so hello students, welcome back to Jobs Adda. Here I am with some new current affairs. So I hope you all are well at your places. So let's start with today's current affairs. First is Forest Rights Act. First of all हम ये देखेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है. न्यूज़ में ये इसलिए है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने जॉइंटली उन्होंने एक कमीशन टाइप बोलो या फिर उन्होंने एक मतलब स्टार्ट किया जॉइंटली एक स्टार्ट किया प्रोग्राम कि उन्होंने बोला क्यों ये स्टार्ट किया. उन्होंने बोला कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम क्या करेंगे, जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो फॉरेस्ट को मैनेज कर रही हैं या जो फॉरेस्ट में रह रही हैं, जो जिनका लाइवलीहुड फॉरेस्ट के ऊपर है, उनको हम थोड़ी सी पावर्स जो है वो और दें. किसके थ्रू दें? फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के थ्रू दें. ओके, सो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये न्यूज़ में क्यों है. ठीक है, फिर हम ये जानेंगे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट था क्या, क्यों लाया गया था. फिर हम ये जानेंगे कि इस जो ये इन्होंने जॉइंट कम्युनिकेशन की है उसमें उन्होंने कौन कौन सी पावर्स जो है वो बढ़ाई हैं. ओके, सो देखते हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट. फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है 2006 में लाया गया था एंड 2008 में इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई थी. ठीक है, अब आपको पहले पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट राइट एक्ट क्यों लाया गया. इसके लिए बहुत ज़्यादा पीछे जाना पड़ेगा, ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि क्या हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस जो भी हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी और जो फॉरेस्ट में रह रही थी, बेसिकली जो रूरल पॉपुलेशन थी, रूरल भी जो मोस्टली जो ट्राइबल एरियाज़ थे, मतलब जो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, जिनके लिए जो फॉरेस्ट है वही उनका घर है, वही उनका बाज़ार, वही सब उनकी इकोनॉमी सब उन पे ही चलती है. सो मेन चीज़ क्या थी, जब आफ्टर इंडिपेंडेंस लोग जब ट्राइब्स जो थी जब अपने लाइवलीहुड जो है परस्यू कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि हमें अर्बनाइजेशन करनी थी, लोगों को ज़्यादा रोड्स बनानी थी क्योंकि हमें ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाना था. सो जो ट्राइबल पीपल थे उनको प्रॉब्लम होती थी कि आप हमारा पेड़, हमारा जो भी ये एरिया है फॉरेस्ट का, उसे मत छीनो हमसे, उसे मत काटो, क्योंकि वही तो है जो उनका लाइवलीहुड है, वही उनका सोर्स है जीने का. वो उनको अपना घर मानते थे, फॉरेस्ट, पेड़, जो भी वो चीज़ें वहाँ पे लगाते थे वो उनको अपना पार्ट मानते थे, अपने लाइफ का एक पार्ट मानते थे, तो वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. सो ऑब्वियसली उसके लिए क्या हुआ, फिर आपको पता है 1973 में एक मूवमेंट भी स्टार्ट हुई थी उत्तराखंड में, जो कि चिपको मूवमेंट के नाम से जानी जाती है. आपको पता ही होगा कि लोगों ने पेड़ों को जाके गले लगाना शुरू कर दिया था कि नहीं, हम इनको नहीं काटने देंगे, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे बच्चे हैं. सो ऑब्वियसली उस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट को लगा कि ये जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनके लिए हमें कुछ एक्शन लेने ही हैं, क्योंकि हम उनका लाइवलीहुड बर्बाद नहीं कर सकते. हम जो डाइवर्स कल्चर को रिप्रेजेंट करती है इंडिया, एक कंट्री, हम अगर उसको ही ख़त्म कर देंगे फिर हमारा कोई वजूद ही नहीं रहेगा. सो मेन जो ट्राइबल पीपल हैं वही इस डाइवर्सिटी को बढ़ाते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो कितना ज़रूरी है इकोसिस्टम के लिए, आपको पता ही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है. सो वो सब चीज़ें छोटी छोटी बहुत ज़्यादा कोलैबोरेट कर देती हैं. सो गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है शेड्यूल 6 है, जो कि ट्राइबल जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनकी जो वेलफेयर है, उनकी जो डेवलपमेंट, उनकी जो मैनेजमेंट है, वो सब उनके हाथ में दी है कि आपने जिस तरह से करना है वो आप देख लो. मतलब वो पावर्स उनके हाथ में है, हम उस चीज़ को जाके छेड़ नहीं सकते. ठीक है, सो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो गया तो हम ऐसा उनको और ज़्यादा पावर्स कहाँ से दें कि जिससे कि उनका और वेलफेयर हो सके. तो क्या लाया गया 2006 में? फॉरेस्ट राइट्स एक्ट. ओके, तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बेसिकली आपको पता चल गया कि ट्राइबल पीपल के लिए है. तभी देखिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट जो है वो जॉइंटली यहाँ पे काम कर रही हैं. ठीक है, सो अब आपको पता होना चाहिए ये जब जॉइंट कम्युनिकेशन हुई तो इसके थ्रू उन्होंने क्या बोला. इन्होंने बोला ये जो हम जॉइंट कम्युनिकेशन कर रहे हैं इसके थ्रू इनको Act recognizes and vests the forest rights and occupation forest land in forest dwelling scheduled tribes and other tradition forest dwellers. देखा, जो मतलब जो वहाँ के शेड्यूल ट्राइब्स जो वहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए जो उनके राइट्स हैं, जिस तरह से वो रह रहे हैं, जिस तरह से उनको फॉलो करना है, कौन से रूल्स हैं, कुछ रूल्स तो उनको भी फॉलो करने पड़ेंगे ऑब्वियसली,
कि इन्वायरमेंट को वो भी ज़्यादा हार्म ना कर दें कि सारा ही वो अपने यूज़ के लिए ले लें और जो हमारी इकोसिस्टम है उसको हार्म ना करें। सो कुछ रूल्स उनको भी दिए गए हैं कि आपको ये फॉलो करने हैं, बट ऑब्वियसली मोस्ट पावर्स जो है वो उनके पास ही हैं। देन एक्ट आइडेंटिफाइज 4 टाइप्स ऑफ राइट। फर्स्ट इज टाइटल राइट, कि मतलब ये एरिया जो है ये इनके पास है, वो टाइटल उन्हीं को मिल गया। ओके। सेकेंड इज यूज राइट, कि कितना यूज़ करना है आपको, हम कितना यूज़ कर सकते हैं जो बाहर के हैं, और जो ट्राइबल पीपल वहाँ पे रह रहे हैं और जो गवर्नमेंट है उनको चाहिए तो वो कितना यूज़ करें। सो ये यहाँ पे इस एक्ट में दिया गया है। थर्ड इज रिलीफ राइट्स एंड डेवलपमेंट राइट्स, कि कितना हमें डेवलप करना है ट्राइबल पीपल को, कि अगर हमको डेवलप ही कर देंगे तो उनका जो मेन जो उनका बेस है कि वो ट्राइबल पीपल है वो ही हट जाएगा। अगर पूरी हम वहाँ पे अर्बनाइजेशन, बिल्डिंग्स बना देंगे, पेड़ काट देंगे, सारे रोड्स बना देंगे, सो वो जो उनका मेन जहाँ से वो आए हैं वही चीज़ अगर हम ख़त्म कर देंगे, सो ये भी चीज़ बताता है ये डेवलपमेंटल राइट्स की कितने डेवलपमेंट करनी है, रिलीफ राइट्स की कितना हमें रिलीफ है कि हम इतने इतने एरिया तक जा सकते हैं, इस एरिया के आगे उनका ही सिर्फ हक है, हमारा नहीं है। सो ये चीज़ें। देन लास्ट फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स, जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट की फॉरेस्ट को किस तरह से मैनेज करना है, कि कौन कौन सी पेड़ लगेंगे यहाँ पे, अगर गवर्नमेंट को आना है मैनेज करने के लिए तो उनको किससे पहले बात करनी है। सो ये सब चीज़ें जो हैं इस एक्ट में दी गई हैं। सो ऑब्वियसली एग्ज़ाम में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसी में बोल देंगे कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये जो कम्युनिकेशन है ये कौन सी 2 मिनिस्ट्रीज़ ने की है, ये तो हमें पता चल जाएगा। फॉरेस्ट राइट एक्ट है तो ठीक है, ट्राइबल अफेयर की मिनिस्ट्री में आएगा, लेकिन ये कम्युनिकेशन हमें तो सोचेंगे ही नहीं कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री भी कर सकती है इसके साथ कम्युनिकेशन। ओके। फिर उसके बाद ये एक्ट्स जो हैं ये पूछ सकते हैं कि हमें जो एक्ट्स हैं वो क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इन लोगों को प्रोवाइड करती हैं। एंड इवन ये भी पूछ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा ऐसा शेड्यूल है जिसमें शेड्यूल ट्राइब की बात की गई है। सो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि एग्जामिनर फिर यहाँ से ही स्टैटिक पोर्शन को इम्पॉर्टेंट बना लेता है। ओके। सो फॉरेस्ट राइट एक्ट आपको पता होना चाहिए। वैसे भी क्लाइमेट चेंज इतना न्यूज़ में है, सो उसके चलते आपको ये सब पता होना चाहिए। 2006, ठीक है, डेट नहीं भूलना, ईयर सॉरी। नेक्स्ट इज ताल वॉल्केनो कुड इरप्ट एनी टाइम। अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये जो फिलीपींस का बेसिकली ताल वॉल्केनो कहाँ है आपको पहले ये पता होना चाहिए, फिलीपींस में। ओके। एंड ये वहाँ का मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है। सो न्यूज़ में ये इसलिए क्योंकि अभी बताया गया वहाँ की जो सिस्मोलॉजी, जो वहाँ के रिसर्चर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने वहाँ पे चेक किया और उनको पता चला है कि यहाँ पे ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिसकी वजह से ताल वॉल्केनो जो है वो कभी भी इरप्ट हो सकता है और बहुत ही जो फ्यूरियस टाइप इसकी इरप्शन होगी, ठीक है। सो ऑब्वियसली उसी के हिसाब से उन्होंने वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। वो हमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, हमें यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक तो ये मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है फिलीपींस का। ओके। सेकेंड चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए कि वॉल्केनोज, ये ताल वॉल्केनो है ये कौन सा वॉल्केनो है, ये काल्डेरा टाइप वॉल्केनो है और क्रेटर टाइप वॉल्केनो भी बोल सकते हो आप इसको, हम इनको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, ठीक है। अब काल्डेरा टाइप ऑफ वॉल्केनो कौन सा होता है, जहाँ पे लार्ज डिप्रेशन बन जाता है। जब वॉल्केनो क्या होता है, इरप्ट होता है तो वो जो डिप्रेशन सब वो बाद में छोड़ जाता है जब मैग्मा सारा निकल गया। सो डिप्रेशन जो रह गया उसमें जब बाद में कोई रेनफॉल होती है या कोई वाटर बॉडी आके वहाँ पे मिलती है, सो उसकी वजह से बीच में जो है वहाँ पे पानी इकट्ठा शुरू हो जाता है होना। सो वहाँ पे जो है वो बोल शेप स्ट्रक्चर डिप्रेशन सा बन जाता है जो कि वाटर से फिल हो जाता है, तो उसको बोल देते हैं काल्डेरा लेक, ठीक है। सो ताल वॉल्केनो भी इसी का एक टाइप है। ओके। और जो क्रेटर लेक है ये भी इसको हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, बट थोड़ा सा ये क्या होता है, रफली सर्कुलर होता है शेप में। सो इसकी एक एग्जाम्पल क्या है, लेक तोबा इंडोनेशिया में, और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट क्रेटर लेक है। ओके। सो ये आपको छोटी मोटी एग्जाम्पल्स जो है ये पता होनी चाहिए, कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर पूछ भी सकता है। ओके। एंड नाउ नेक्स्ट चीज इसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है, दैट इज वॉल्केनो। क्या कि वॉल्केनोज जो है वो कैसे फॉर्म होते हैं,
क्या स्ट्रक्चर है वॉल्केनोज का, देन वॉल्केनोज जो हैं वो किस डाइवर्जिंग ऑफ टेक्टोनिक प्लेट से बनते हैं या कन्वर्जेंस ऑफ टेक्टोनिक प्लेट से बनते हैं, जब उनका इरप्शन होता है तो वो क्या निकलता है बाहर। सो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। सो आपको ये दिमाग में रखना है, ओके। एक छोटे से करंट अफेयर से भी आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है, सो उसको ऐसे नज़रअंदाज मत करना। Okay, next is Prime Minister Narendra Modi addressed the कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, कोविन। नाउ व्हाट इज कोविन? कोविन इज कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। कुछ नहीं है, ये एक ऐप टाइप बनाई हुई है इंडियन गवर्नमेंट ने, किसके लिए कि ताकि जो कोविड की वैक्सीन है उसका हम स्लॉट बुक कर सकें, जो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे जाके स्लॉट्स बुक कर सकें, एंड हम देख सकें कि ये जो एरिया है हमारा यहाँ पे कितनी वैक्सीन है और यहाँ पे वैक्सीन किस टेम्परेचर पे स्टोर की जा रही है, कौन सी कंपनी की यहाँ वैक्सीन आ रही है। सो सब डेटा जो है हम वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं, ओके। सो अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री जी ने कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव करके एक कॉन्फ्रेंस टाइप उन्होंने यहाँ पे एड्रेस की है। बेसिकली उसमें ये बताना चाहते हैं कि हमने ये एक वैक्सीनेशन के ऊपर एक ऐप बनाई है। सो ऑब्वियसली ग्लोबली उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, तो बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो भी ऐसा इनिशिएटिव लेंगी और हमारे साथ कोलैबोरेट करेंगी। सो दैट्स वाई उन्होंने ये किया, क्योंकि कोविड-19 आपको पता है सिर्फ एक हमारी कंट्री या छोटी या फिर कोई और दूसरी कंट्रीज़ नहीं है जिनको अफेक्ट किया, ऑल ओवर द वर्ल्ड है ये। सो ऑब्वियसली हम कोलैबोरेशन में या कोऑपरेट करके काम करेंगे तो जल्दी रिकवरी की तरफ बढ़ सकते हैं। सो दैट्स वाई अब ये क्या है, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया to register for COVID-19 vaccine and schedule their slots, okay? ये will provide real time vaccination stocks, मैंने आपको बता दिया। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, will be used for recording vaccine data and will form database of healthcare workers too। जो healthcare workers वहाँ पे कितने हैं और कौन हमें वैक्सीन लगाएगा वो सब डेटा भी इसमें रिकॉर्ड है, ओके। अब ये आपको पता होना चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ओके। अब इन्होंने क्या बोला कि कोविन 2.0 भी हम लॉन्च करेंगे ताकि बेटर जो इम्प्लीमेंटेशन है वैक्सीनेशन की वो हो सके, ओके। सो ये आपको पता होना चाहिए कोविन ग्लोबल नेटवर्क के बारे में। क्योंकि कोविड बहुत है न्यूज़ में, सो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, कभी हमें पता ही ना हो कोविन है क्या, ओके। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष लॉन्च्ड इम्पोर्टेंट पोर्टल ऑन आयुष सेक्टर। अब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कुछ पोर्टल्स मतलब वेबसाइट पोर्टल्स ऑनलाइन ताकि उन्होंने लॉन्च किए हैं ताकि जो भी बच्चे स्टडी कर रहे हैं या जो रिसर्च कर रहे हैं आयुष में, इवन जो नॉर्मल लोग भी हैं वो भी जाके देख सकें कि आयुष में हमें किन किन चीज़ों का पता नहीं है, हमारी जो हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो रिसर्च चल रही है, जो हो चुकी है, और भी बहुत सारी जो वहाँ पे जो भी यहाँ पे मेडिसिन्स होती हैं, जो भी हर्ब्स जो इम्पॉर्टेंट हमें नहीं पता, वो सब के बारे में इन पोर्टल्स डिफरेंट पोर्टल्स में दिया गया है, ओके। सो आपको पता होना चाहिए ई मेधा इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल हेरिटेज एक्सेशन पोर्टल, ओके। अब इससे बचल गया इलेक्ट्रॉनिक, तो आपको पता है कि ये ऑनलाइन है, ओके। मेडिकल हेरिटेज एक्सेशन मतलब कि हमारी मेडिकल हेरिटेज क्या थी, पिछला जो भी हमारा क्या किस तरह से वो मेडिकल या जो भी दवाइयाँ किस तरह से वो बनाते थे, क्या चीज़ यूज़ करते थे, कौन से हर्ब्स यूज़ करते थे, वो सब इस पोर्टल में दिया होगा। सेकेंड इज अमर आयुष मैन्यूस्क्रिप्ट्स एडवांस रेपोजिटरी पोर्टल, मतलब जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स उस टाइम पे आयुष के लिए लिखी गई थी या जो भी मेडिकल के ऊपर लिखी गई थी, सो वो इस पे एज ए रिपोजिटरी मतलब एज ए स्टोरेज हाउस की तरह काम करेगा ये वाला पोर्टल। नाउ थर्ड इज शाय मतलब शोकेस ऑफ आयुर्वेदा हिस्टोरिकल इम्प्रिंट्स, जो भी हिस्टोरिकल इम्प्रिंट्स हैं, जैसे आपको पता है पहले पत्तों पे लिखा जाता था या जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी उन पे लिखा जाता था, सो वो चीज़ें जो है वो यहाँ पे होंगी, ओके। नाउ लास्ट इज CCRAS
रिसर्च मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब कि रिसर्च को किस तरह से मैनेज करना है और जो रिसर्च चल रही है या जो हो चुकी है वो सब इंफॉर्मेशन इस पोर्टल में होगी। सो आपको ये पोर्टल्स पता होने चाहिए, इनके नाम पता होने चाहिए कि किसने लाए हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लाए हैं, ये कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से नहीं आए हैं या कोई साइंस डिपार्टमेंट से नहीं आए हैं, ये कहाँ से आए हैं, आयुष डिपार्टमेंट ने लॉन्च किए हैं। ओके, सो ये चीज़ें जो है कंफ्यूज कर देती है एग्जाम में। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है, वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज discrete auroras. The UAE's Hope spacecraft, which is orbiting Mars since February this year, has captured images of glowing atmosphere lights in the red planet. मतलब red planet क्या है, Mars. Okay, known as discrete auroras. Okay, अब आपको ये पता होना चाहिए क्या इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इंपॉर्टेंट है होप ऑर्बिटर क्या है, ठीक है। सेकंड आपको पता होना चाहिए अरोरास क्या है, ये ज्योग्राफी का पोर्शन हो जाता है। सो देखो ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि यूए की ऑर्बिट जो स्पेसक्राफ्ट है उसने क्या किया, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अरोरा जो ज्योग्राफी का पोर्शन है, और हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि होप्स ऑर्बिटर जो है वो क्या है, कब लॉन्च हुआ। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखा एक करंट अफेयर जो है हम जिसको ऐसे इग्नोर करने वाले थे उसमें भी कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपी होती है। सो लेट्स मूव ऑन विद इट। होप्स ऑर्बिटर क्या है, अरब वर्ल्ड मतलब यूएई का फर्स्ट मिशन था ये मार्स की तरफ, तो ये पता होना चाहिए यूएई का ये फर्स्ट मिशन था मार्स पे, जो कि जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था। ओके, नाउ सेकेंड थिंग जो इंपॉर्टेंट है दैट इज अरोरास। अरोरास क्या होते हैं, ये जो हमारे सन से जो सोलर विंड्स आती हैं, जो चार्ज पार्टिकल जब अर्थ की सरफेस में अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं, जब वो रिएक्ट करते हैं, तब क्या होता है कि जो डिफरेंट कलर की लाइट्स हमें दिखाई देती हैं, तो मोस्टली हमें दिखाई देती हैं वो रात के टाइम पे, नाइट स्काई पे, नाइट एंड क्लियर स्काई पे। ओके, सो ये कहाँ पे दिखाई देती हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर की दोनों जगह दिखाई देती हैं, बट नॉर्थ में ये कहाँ दिखाई देती हैं, ये कनाडा, अलास्का, इस इन कंट्रीज के स्काई में हम जब देखें रात को तो तब ये दिखाई देता है, तो इसको क्या बोलते हैं, अरोरा बोरियलिस। ये आपको नाम पता होना चाहिए, ये कहाँ पे दिखाई देता है, कनाडा, अलास्का, मतलब यूएसए का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे। ओके, देन सदर्न पार्ट जो है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दिखाई देता है, दैट इज उसी के ऊपर नाम रख दिया है इन्होंने, अरोरा ऑस्ट्रियालिस। ओके, सो ये चीज़ें जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पे। ये दो पॉइंट्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं, मार्स को, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, so let's move on. Now next is appointment of governors. Okay, क्या है, राष्ट्रपति भवन ने अनाउंस किया है गुबर्नेटोरियल अपॉइंटमेंट्स। अब इस वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना, ना ही ऐसे टेंशन में नहीं आ जाना। इस वर्ड का मतलब ही है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स। ओके, जब हम गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट कर रहे होते हैं डिफरेंट स्टेट्स में, सो एक साथ जब इतने ज़्यादा स्टेट्स में हो रही होती है तो उसको एक कोलैबोरेटिव वर्ड दे दिया है, दैट इज गवर्नेटोरियल अपॉइंटमेंट्स। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी वजह से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, गवर्नर। ओके, अब आपको ये पता होना चाहिए गवर्नर के बारे में कौन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कौन से पार्ट में बोलता है, कौन सा आर्टिकल है जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। सो आपको पता होना चाहिए पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा स्टेट लेजिस्लेटर को आगे बताता है, ठीक है, और उसमें से 153 आर्टिकल जो है वो गवर्नर की अपॉइंटमेंट किस तरह होगी, क्वालिफिकेशन क्या होंगी, टेन्योर, ओथ और उसका रिमूवल, वो सब बताया गया है। ओके, नाउ आपको पता होना चाहिए गवर्नर क्या है, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट। ओके, कोई भी स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव है उसका जो हेड है वो कौन है, गवर्नर। जैसे कि हमारा कंट्री का जो हेड है एग्जीक्यूटिव का वो कौन है, प्रेसिडेंट, तो स्टेट का कौन है, गवर्नर। ओके, अब इनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। तो जब प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है मतलब कि
प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर तो आएगा, बट इनको भी आगे कौन रिकमेंड करता है, ये जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट है तो स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है वो रिकमेंडेशंस भेजते हैं। ओके, सो ये पता होना चाहिए आपको। देन क्वालिफिकेशन क्या होगी, ऑब्वियसली सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए उनकी, जो कि कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं उन्होंने किया होना चाहिए कोई भी स्टेट में या यूनियन में या कोई भी जो गवर्नमेंट बॉडी है वहाँ पे। देन ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ तो स्टेट लेजिस्लेटर की कोई भी मेंबरशिप नहीं होनी चाहिए उनकी, क्योंकि ऑब्वियसली उनको न्यूट्रल रह के काम करना है। ओके, सो टेन्योर क्या है इनका, 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच ही अज्यूम्स ऑफिस, लेकिन सब्जेक्टेड टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब वो ऑफिस उनको मिल गया तो 5 ईयर्स तक वो वहाँ पे बैठेंगे, ओके, लेकिन अगर प्रेसिडेंट को लगा कि इनका जो काम है या जो इनकी गवर्नेंस जिस तरह से ये गवर्न कर रहे हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और लोगों को भी वो पसंद नहीं आ रही है, इवन प्रेसिडेंट को वो पसंद नहीं आ रही है, मिसबिहेव कर रहे हैं या उनके खिलाफ कोई भी ऐसी उनको बात पता चली है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, जो लगता है उनको, सो तब प्रेसिडेंट जो है इनको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, ओथ ये किसके सामने लेते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। अगर वो नहीं है तो कोई भी जो भी हाई कोर्ट का जो सीनियर जज होगा उसके सामने ले लेंगे, या फिर जो भी चीफ जस्टिस ने जिसको अपॉइंट किया होगा कि आप इनकी ओथ ले लेना, मैं नहीं हूँगा तो वो उनके सामने ओथ ले लेंगे। ओके, अब इसका एक यहाँ पे अमेंडमेंट हुई थी बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुई थी 1956 में, तब कहा गया था एक पर्सन जो है वो एक से ज़्यादा स्टेट्स का गवर्नर बन सकता है। ठीक है, सो ये जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। ओके, सो ये अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर से गवर्नर जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, कौन से पार्ट में दिया गया है गवर्नर का, सारे जो भी अपॉइंटमेंट उसका रिमूवल वो सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट नाउ अब आपको पता ही होगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का एग्ज़ाम आ रहा है। सो पहले जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी नो डाउट उनके लिए एक्ट बना है 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011, जिसकी वजह से पार्ट 9B ऐड हो गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को और थोड़ा सा बूस्ट मिला ताकि उनकी मैनेजमेंट अच्छी हो। लेकिन फिर भी जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो भी बनती थी उनको डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ जो भी बनती, जैसे एग्रीकल्चर की बनी उनको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर, जो अगर कंज्यूमर की बनी तो वो कंज्यूमर एंड इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे क्योर्स हो जाता था कि वो वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी वहाँ पे वो देख रहे हैं तो उनका जो रूल्स हैं वो फिर स्पेसिफिकली बनाने पड़ते थे। तो अब क्या किया गवर्नमेंट ने, एक मिनिस्ट्री ही बना दी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। अब क्यों बनाई है, ऑब्वियसली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जो भी मैनेजमेंट होगी, जो भी उनका फंक्शनिंग होगी, ये सब यही देखेंगे, इनके फंड्स वगैरह सब यही देखेंगे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपको पता है कि वो भी प्रोवाइड करता है, आर्टिकल 19 जो हमारा पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट, उसमें भी बोला गया है इम्प्लिसिटली, मतलब वहाँ पे पूरा सा एक्सप्लेन नहीं किया है कि हम यहाँ पे बना सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, बट वहाँ पे बताया गया है कि हम एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक टाइप की एसोसिएशन है। देन फिर उसको और ज़्यादा इलेबोरेट करने के लिए उन्होंने DPSP में आर्टिकल 43B जो ऐड किया, जिसमें बोला कि वॉलेंट्री फॉर्मेशन होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना चाहिए, ऑटोनोमस फंक्शनिंग होनी चाहिए, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होनी चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। तो ये सब उनके प्रिंसिपल्स उन्होंने वहाँ पे बता दिए। तो ऑब्वियसली इलेबोरेटली उन्होंने एक्सप्लिसिटली वहाँ पे बता दिया कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं इनको यहाँ पे आपको स्टेट को ऐसे ऐसे रूल्स प्रोविजंस निकालने चाहिए कि अगर वो बनाना चाहें कोई भी स्टेट में तो वो बना सकते हैं। ओके, सो इसी के चलते देखो अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन आ गई। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन जो आई है इसका विजन क्या है, सहकार से समृद्धि। सहकार मतलब एक साथ मिलकर हम समृद्धि की ओर बढ़ेंगे। सो दिस इज द ये विजन, तो ये आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर पूछ सकता है। देन दिस विल प्रोवाइड सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन द कंट्री। मैंने आपको अभी बताया।
देन ये क्या प्रोवाइड करेगा, ग्रास रूट डेमोक्रेसी पे। ऑब्वियसली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे फ्रेमवर्क, जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे जिन्होंने फ्रेम किया था कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने ही बात की थी कि हमें जो है, इवन गांधी जी ने भी बोला है कि हमें जो डेमोक्रेसी है वो हमें ग्रास रूट से जब लाएंगे तभी हमारी डेमोक्रेसी जो होगी बेस्ट होगी। सो यहाँ पे हम वो डेमोक्रेसी ला सकते हैं। देन डेवलपमेंट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स जो है उनकी भी डेवलपमेंट होगी, उनको भी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा हमें किसके जगह रजिस्टर्ड होना है, हमें क्या कहाँ रूल्स फॉलो कर रहे हैं। सो ये मिनिस्ट्री सब देखेगी। देन इनका जो बजट अनाउंसमेंट है, ऑब्वियसली मोस्ट इनकी प्रॉब्लम ही यहाँ पे आती है फंड्स पे। सो फंड्स के लिए भी अब सब क्लियर हो गया। ओके, सो अब आपको इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जैसे मैंने आपको बताया 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011, ये पता होना चाहिए। देन पार्ट 9 भी इसमें एडिशन हो गई। फिर उसके बाद आर्टिकल 19 जो फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, इसकी बात करता है। एक्सप्लिसिटली 43B आर्टिकल जो है DPSP है पार्ट 4 में, वो भी फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स की बात करता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन जो आगे न्यूज़ में, उसकी वजह से कोऑपरेटिव भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेशली जब आपके स्टेट में एग्ज़ाम भी, आपकी यूटी में जब एग्ज़ाम भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का हो, सो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आपको इस पर ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट इज़ मिश्री वैरायटी ऑफ चेरीज़। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ये कश्मीर में ग्रो की जाती है। ओके, और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। विटामिन्स एंड मिनरल्स इसमें बहुत ज़्यादा है, मतलब हेल्थ फैक्टर भी इसमें अच्छा है, दैट्स वाई। एंड सेकेंड इज़ कि ये फर्स्ट कमर्शियल शिपमेंट हुई है इस मिश्री वैरायटी ऑफ चेरी की फ्रॉम कश्मीर वैली, और ये एक्सपोर्ट हुई है दुबई में। सो ऑब्वियसली हमारा हॉर्टिकल्चर इससे ग्रो कर रहा है कि हमारे जो भी फ्रूट्स हैं, जो भी हमारा जो भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स या जो भी वैसी चीज़ें हैं जिसमें हम बेस्ट हैं, सो वो चीज़ें जब एक्सपोर्ट की तरफ बढ़ेंगी तो हमारा GDP भी ग्रो करेगा, हमारी जो इकोनॉमी है वो हमारे आगे फर्दर ग्रो करेगी। सो ये चीज़ें जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं सिर्फ एक इस न्यूज़ से कि मिश्री वैरायटी ऑफ चेरीज़ जो है वो एक्सपोर्ट की गई है दुबई में। ऑब्वियसली कश्मीर की न्यूज़ है, सो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट, मैत्री पावर प्रोजेक्ट। सो व्हाट इज मैत्री पावर प्रोजेक्ट? मैत्री आपको पता है एक संस्कृत वर्ड है जो कहाँ से लिया गया है, मित्रता से, फ्रेंडशिप से। सो वैसा ही है ये। अब ये क्या है, क्यों है न्यूज़ में? सेक्रेटरी पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इन्होंने किसके साथ मीटिंग की है? सेक्रेटरी ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के साथ। जो भी इश्यूज थे रिलेटेड टू 1320 मेगावाट मैत्री पावर प्रोजेक्ट। सो ऑब्वियसली यहाँ से क्लियर हो गया है मैत्री पावर प्रोजेक्ट किसके बीच में है? बांग्लादेश एंड इंडिया के बीच में। ओके, कितनी मेगावाट का है ये? 1320 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। ओके, ये पता होना चाहिए। देन ये क्या है? सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। ओके, कहाँ पे है ये? मोइथरा रामपाल बैगरहाट डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में है ये। रिवर कौन सी है? पासूर, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ये है क्या? ये 50-50 जॉइंट वेंचर है बाय बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी। क्या है? ये 50-50 वेंचर एक कंपनी बनाई इन्होंने कि 50% मतलब हाफ जो भी फंड्स होंगे या जो भी मैनेजमेंट या जो भी डेवलपमेंट के लिए जितना भी ज़रूरत होगी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो हाफ देखेंगे। हाफ इंडिया की तरफ से होगा, हाफ बांग्लादेश की तरफ से होगा। सो ये इन्होंने कंपनी बनाई है बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी। ओके, सो ये इसमें कौन कौन सी, बेसिकली इंडिया की कंपनी कौन सी है? इंडियाज NTPC, ओके, एंड बांग्लादेश की BPDB। ओके, सो ये दो कंपनीज हो जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर। और ये एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट है कि ये इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं कर रहा है, कि जिससे कि जो भी फ्यूल जो हम बर्न करेंगे, जो एटमॉस्फेयर में जो वहाँ पे जाएगा, तो वहाँ पे आगे ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इस फ्यूल जो ये निकलेगा, इसका जो भी गैसेस या जो भी एग्जॉस्ट निकलेगा वो पॉल्यूशन करेगा, एयर पॉल्यूशन या वाटर पॉल्यूशन या कोई भी ऐसा पॉल्यूशन जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। सो वो चीज़ ये नहीं कर रहा है, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट है। सो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
इंटरनेशनल रिलेशंस में ये आ जाता है। ओके, सो नेक्स्ट मत्स्य सेतु। ओके, मत्स्य इज ऑल्सो अ संस्कृत वर्ड जिसका मतलब है फिश। फिश को संस्कृत में बोलते हैं मत्स्य सेतु। ये क्या है? ये एक ऐप है फिश फार्मर्स के लिए, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर विद फंडिंग सपोर्ट ऑफ नेशनल फिशरीज डिपार्टमेंट बोर्ड हैदराबाद। सो ये दो जो इंस्टीट्यूशंस हैं या दो ये डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने ये ऐप बनाई है फिश फार्मर्स के लिए, ताकि जो भी वो फिशिंग कर रहे हैं उनको जो भी रिसर्च के लिए, रिसर्च तो फिश फार्मर्स क्या ही करेंगे, जो भी उनको चीज़ें चाहिए या जो उनको फंडिंग चाहिए, उनकी जो भी सामान चाहिए फिश फार्मिंग के लिए, या जो भी उनको एक्वाकल्चर के लिए जितना उन्होंने रखना है, जो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो सब जो है ये दो इंस्टीट्यूट्स जो हैं ये प्रोवाइड करेंगे। तो ऑब्वियसली ये ऐप में ही उनको सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। सो डिजिटलाइजेशन में हम सबको इंक्लूड करना चाहते हैं, क्योंकि इंक्लूसिव इकोनॉमी बना रहे हैं। सबको इंक्लूड करके डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे तो ही हम जो है एक अच्छे तरह से जो है ग्रो कर पाएंगे। ओवरऑल हम हॉलिस्टिकली ग्रो कर पाएंगे। ओके, सो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए कि मत्स्य ऐप जो है किसने बनाई, क्यों बनाई, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए। एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन डाल सकता है। सो नेक्स्ट जो है हम एमसीक्यूज जाएंगे, जो भी थोड़े से मिस हो गए हैं करंट अफेयर्स, मैंने वो भी एमसीक्यूज के थ्रू आपको कंप्लीट करवाऊंगी। ओके, सो फर्स्ट इज which is the nodal department in India in monitoring the enforcing contract regime for ease of doing business। ये लास्ट टाइम मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था कि एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल एक लाया गया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेसिकली प्रमोट करने के लिए। अब ये एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट जो रिजीम है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आएगा? अब कोई भी सोचेगा कि हाँ ये तो अब इंडस्ट्रीज़, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग जो है कंपनीज या इंडस्ट्रीज़ वैसा कुछ होगा। सो ये देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड या डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। सो इसका आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। क्यों? क्योंकि इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है ये एक मैंने बताया था आपको कि ये क्यों लाया गया इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट रिजीम है, क्योंकि जो भी हमारे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे, उनको हम किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, कितनी जल्दी से सॉल्व करते हैं, कितने हमें पैसे लगते हैं उसमें, वो सब ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। और अगर जो डिस्प्यूट लेट हो रहा है सॉल्व, उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। सो दैट्स वाई ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का काम है डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना। ओके, नाउ देखो ये आंसर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है एक ग्लोबली एक इंटरनेशनल फर्म है जो कि 193 कंट्रीज़ हैं उनको रैंक करती है अकॉर्डिंगली कि वो किस तरह से उनके वहाँ पे मिलिटराइजेशन है, किस तरह से उनकी सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी किस तरह से है, सो लोग कितने फ्रीली होके वहाँ पे रहते हैं, पीसफुली कितने रहते हैं वहाँ पे। सो उन सब चीज़ों को देख के ये ग्लोबल पीस इंडेक्स बनाया जाता है। सो 2021 में इंडिया में कौन सा रैंक आया है? दैट इज़ 135th। एंड ये लास्ट टाइम से दो पोजीशन हमने इम्प्रूव किया है। सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट ओके नेक्स्ट व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। ये आपको पता होना चाहिए। नो डाउट हमारा साइबर सिक्योरिटी पे कोई अभी एक्ट नहीं है, कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनी है, कोई लॉ नहीं बना है, लेकिन फिर भी इंडिया इन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जो है वो कौन सा रैंक है? दैट इज 10th। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज CBSE has launched financial literacy curriculum for students in association with which institute? So obviously सारे लोग सोचेंगे कि नीति आयोग हो सकता है या माई गवर्नमेंट, RBI, बट इट इज़ NPCI, मतलब
नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्होंने फाइनेंशियल लिटरेसी की बात की है ना, यहाँ पैसों की बात हो रही है। सो ये इसकी कोलैबोरेशन में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फंडिंग तो यही प्रोवाइड करेगी। सो ये आपको पता होना चाहिए, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। सो इसका आपको पता होना चाहिए कि NPCI के साथ CBSE ने मिलकर फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो करिकुलम में ऐड की है। क्यों ऐड की है? ताकि बच्चों को क्लास 6 के बाद से ही हम ये चीज़ जो है ऐड कर देंगे उनके सिलेबस में, ताकि उनको फाइनेंशियल लिटरेसी जो है हमारी कंट्री में किस तरह से चल रहा है, फाइनेंशियल सारा सिस्टम जो है वो उनको तब से ही थोड़ी थोड़ी नॉलेज जो है वो तब से ही उनको स्टार्ट हो जाए, हम उनको तब से ही ये पढ़ाना शुरू कर देंगे। सो ऑब्वियसली ये जो है नोडल एजेंसी इसको यहाँ पे वो कर रही है। ओके, नेक्स्ट, निपुण भारत मिशन इज रिलेटेड टू, ये आपको पता होना चाहिए। पहले तो आपको निपुण भारत की निपुण की जो है वो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है। देन आपको पता होना चाहिए निपुण भारत मिशन किस मिशन जो है वो किससे रिलेटेड है, हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, टेक इनोवेशन या सेल्फ डिफेंस। सो निपुण भारत जो है इट इज़ रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन। ओके, इसका क्या है, नेशनल इनोवेशन प्रोफिशिएंसी अंडरस्टैंडिंग विद न्यूमरेसी। सो ये जो अब इसके नाम से ही हमें पता चल जाता है, जब हम इनका नाम डिकोड करेंगे ना, इन जो भी ये वहाँ पे आपको दिए होंगे ऐसे न्यूमोनिक्स टाइप्स, तो आप इनको जब डिकोड करेंगे तो नाम से ही आधी चीज़ें क्लियर हो जाती है। सो इससे हमें पता चल गया कि अंडरस्टैंडिंग विद न्यूमरेसी, प्रोफिशिएंसी चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट टाइप उन्होंने बनाया है। सो क्यों बनाया? स्कूल एजुकेशन के लिए। ओके, अब ये निपुण जो भारत मिशन है ये क्यों लाया गया? ये बेसिकली लाया गया है, एक स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, समग्र शिक्षा स्कीम, उसके अंदर इसको लाया गया ताकि जो भी एजुकेशन यहाँ पे चल रही है हमारी कंट्री में उसको हम हॉलिस्टिक व्यू दे पाएँ। जो बच्चों को है हम इस तरह से पढ़ाएं कि उनको सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ वहाँ पे स्कूल में सिर्फ जो पढ़ा, ठीक है, वहाँ पे पढ़ा पढ़ू के ओके जो भी किया, ठीक है, उनको साथ में वोकेशनल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। उनको ओवरऑल ओवरऑल जो हमारी ग्रोथ है वो हमारी वहीं से स्टार्ट हो जानी चाहिए, स्कूल लेवल से, क्योंकि आपको पता है हमारा बेस जो है वो स्कूल से ही स्टार्ट होता है। सो इस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड की जाए ताकि जो बच्चे हैं आगे जाके उनको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। सो समग्र शिक्षा, ये जो समग्र वर्ड है, समग्र शिक्षा मतलब ओवरऑल हॉलिस्टिक व्यू देके हमें इनको पढ़ाना है। सो ये निपुण भारत उसके अंडर मिशन जो है ये उस स्कीम के अंदर लाया गया है। सो ये आपको पता होना चाहिए, स्कूल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए लाया गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट, What was the theme of International Day of Cooperatives? अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव मनाया कब जाता है। वो मनाया कब जाता है? वो मनाया जाता है जुलाई के फर्स्ट सैटरडे को, ठीक है। जुलाई का फर्स्ट सैटरडे इस बार कब आया था? 3 जुलाई को। सो 3 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स मनाया गया था। सो अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो कोऑपरेटिव ये जो डे है ये क्यों मनाए जाते हैं। ऑब्वियसली हम जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है पूरे वर्ल्ड में उनको प्रमोट करने के लिए, अब ये किसने ऐसा सोचा कि हम पूरे वर्ल्ड में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को उनको प्रमोट करें और ज़्यादा उनको जो है हम सपोर्ट करें फाइनेंशियली और एजुकेशनली, इंफॉर्मेशनली, मतलब ओवरऑल हर तरह से सपोर्ट करें। ये किसने लाया? एक सबसे पहली जो हमारी NGO बनी थी वर्ल्ड की, दैट इज़ इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, वो वर्ल्ड में देखती है, NGO है वो, और इवन उनको UN का भी सपोर्ट मिला है कि हम आपको एज ए सपोर्टिंग एजेंसी हम उनको आपको पूरा सपोर्ट देंगे। ओके, सो इस साल का जो उन्होंने थीम रखा था वो क्या था? रीबिल्ड बेटर टुगेदर। सो ये थीम था, आपको पता होना चाहिए कोऑपरेटिव्स का इस बार, और इस बार तो कोऑपरेटिव की मिनिस्ट्री भी बन गई अलग से। सो देखो कोऑपरेटिव कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है दिन ब दिन दुनिया में। सो ICA, इसमें आपको ICA इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब बना था? 1895 में बना। देन उनका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रसल्स में है।
ठीक है। फिर उसके प्रिंसिपल्स आपको इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताए कि वॉलेंटरी फॉर्मेशन होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना चाहिए, ऑटोनोमस फंक्शनिंग होनी चाहिए, प्रोफेशनली मैनेजमेंट होना चाहिए, कम्युनिटी को कंसर्न करना चाहिए, मेन जो इनका फंक्शन है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है एक करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका जो थीम है आपको पता होना चाहिए। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। Okay, so next is Project Bold, that is bamboo oasis on land in drought was recently launched from which state in India? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बोल्ड प्रोजेक्ट जो है वो क्या है। बेसिकली बोल्ड प्रोजेक्ट क्या है, ये आपने फुल फॉर्म देख ली कि बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट्स, मतलब जो भी ड्रॉट सेमी एरिड एरियाज या एरिड एरियाज, मतलब डेजर्ट वाले एरियाज जो है, जैसे राजस्थान है, कुछ पार्ट गुजरात का भी है। सो वहाँ पे क्या करना है, बैम्बूज को उगाना है ताकि हम वहाँ पे ज़मीन को थोड़ा उपजाऊ बना सकें। ओके, अब ये किसने लाया ये मिशन, ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट लाया खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज ये कमीशन। ओके, सो खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन जो है वो क्या है, वो एक कमीशन जो है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इनके लिए एक्ट बना था 1956 में, KVIC एक्ट, मतलब खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1956 में, और 1957 में ये बॉडी बन गई। ओके, सो इस बॉडी ने क्या किया, अभी ये बोल्ड प्रोजेक्ट जो लाया, इन्होंने क्यों लाया, इन्होंने बोला कि अभी जो 75 ईयर्स हो गए हैं इंडिया की इंडिपेंडेंस में, हमने उसको सेलिब्रेट करना है खादी एंड बैम्बू फेस्टिवल करके। सो उसके अंडर इन्होंने ये इनिशिएटिव लाया कि हम बैम्बूज जो है वो लगाएंगे डिफरेंट स्टेट्स में। ओके, मतलब स्पेशली वहाँ पे जहाँ पे सेमी एरिड या फिर एरिड एरियाज़ हैं, जो मतलब डेजर्ट वाले एरियाज़ हैं, सूखा पड़ा है जहाँ पे, यहाँ पे ड्रॉट है, जहाँ पे मतलब कुछ अनाज उगाया नहीं जा सकता। सो वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ें इनिशिएट करी हैं। ठीक है, सो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इसका ये कौन सी स्टेट पे पहले स्टार्ट किया है। सो पहले स्टार्ट किया है इन्होंने राजस्थान में। ओके, राजस्थान में भी कहाँ पे, उदयपुर में। अब इस मंथ उन्होंने स्टार्ट किया है, नेक्स्ट मंथ मतलब अगस्त में ये कहाँ जाएंगे, गुजरात के अहमदाबाद में एंड लेह में। सो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट, उज रिवर रिसेंटली इन न्यूज इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, उज रिवर आपको पता है ये कठुआ बसोली ये वाले हमारे जम्मू में है। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कि उज रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी किसकी है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ट्रिब्यूटरी है ये रावी की, और रावी कहाँ से निकलती है, ओरिजिन कहाँ से है, चंबा हिमाचल प्रदेश। रावी किसकी ट्रिब्यूटरी है फर्दर, दैट इज इंडस की। ओके, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब ये न्यूज़ में क्यों है उज रिवर, आपको पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो हमारी साइन हुई थी पाकिस्तान के साथ, सो उससे हमें जो भी वाटर होता है, इंडस का जितना वाटर है आधा डिस्ट्रीब्यूट जो होता है वहाँ पे होता है। ठीक है, सो मतलब हम शेयर करते हैं। सो अब इंडिया ने बोला है कि जितना भी ये वाटर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो हम ये जो उज रिवर का वाटर है इसको हम कम करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करना। क्यों, क्योंकि जो भी ये एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जो भी ये इंसर्जेंसी वगैरह जो भी हो रही है, उसको चलते इंडिया ने ये स्टेप लिया है कि हम ये जो उज रिवर का जो फ्लो है इसको हम अपनी तरफ ज़्यादा रोकेंगे। ओके, सो ये न्यूज़ में होता है, पर इससे मेन न्यूज़ में क्या होता है कि ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, रावी। फर्दर रावी किसकी ट्रिब्यूटरी है, रावी का ओरिजिन कहाँ से है, देन जो इंडस वाटर ट्रीटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, सो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये हम इनको छोड़ देते हैं। सो ये आपको ध्यान में रखनी है। ओके, सो नेक्स्ट इज, इन विच सिटी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड हैज बीन रिसेंटली इनॉग्रेटेड। अब पहले तो आपको पता होना चाहिए नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो हॉर्टिकल्चर को प्रमोट कर रही है अभी कि जितने भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, जो भी ये एग्जॉटिक फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, ये जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। हमने देखा है अभी कोविड के दौरान भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है।
सो उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए जो है ये नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है ये सब देखता है। ये क्या देखता है बेसिकली कि इसकी डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर की किस तरह से होगी, जो ये पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, कोल्ड स्टोरेज जो इनको वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज डिवाइसेस जो देनी है वो कौन प्रोवाइड करेगा, यही प्रोवाइड करेंगे, किस तरह से प्रोवाइड करेंगे, या जो भी इनको बेस्ट मेथड्स जो हैं इनके किस तरह से ये सीड्स को लगाएंगे या किस तरह से इनको ग्रो करना है, वो सब ये इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, गुड़गांव हरियाणा में, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब ये क्या है, ये है तो एक ऑटोनॉमस बॉडी, मतलब जो ये बोर्ड है ये खुद के डिसीजंस खुद ही लेता है, लेकिन इनको ऊपर हेड कौन कर रहा है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब इन्होंने क्या किया, एक और बोर्ड है जो जिसका जो इन्होंने इनॉग्रेट किया है वो कहाँ पे किया है, दैट इज ग्वालियर। और सबसे ज़्यादा जो इनके सेंटर्स हैं वो ग्वालियर में ही है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा हॉर्टिकल्चर को बहुत ज़्यादा वहाँ पे मायने दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसका वहाँ पे इम्पोर्टेंस है। सो ऑब्वियसली ग्वालियर जो है ये एक हब टाइप बनाया है हॉर्टिकल्चर का। ओके, सो नेक्स्ट इज विच कंट्री होस्ट कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव। सो ये मैंने आपको अभी बताया, कौन सा है, इंडिया। ठीक है, कोविन की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। देन कोविड जो है कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया, कोविन 2.0 जो है वो इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। सो ये आपको छोटी छोटी चीज़ें जो है ये याद रखनी है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। जिसको जो भी कोई क्वेरीज होंगी लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स, एंड मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर में। एंड आई होप कि आप इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।